ओके जी, लास्ट लेक्चर मॉर्फोलॉजी की तरफ मूव करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में हमने क्या पढ़ा है जी कि फीचर्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम जो है न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, स्मॉल लिम्फोसाइट, लार्ज लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स की बात करेंगे। स्मॉल लिम्फोसाइट बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द बी लिम्फोसाइट्स एंड लार्ज लिम्फोसाइट्स आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द टी लिम्फोसाइट्स। हम इन सारों की बात करते हैं कि किस तरह से स्टैनिंग को रिस्पॉन्ड करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को रिस्पॉन्ड करेंगे। तो न्यूट्रोफिल से स्टार्ट करते हैं। 10 to 14 माइक्रोमीटर होते हैं। न्यूक्लियस जो है यंग हॉर्स शेप लाइक स्ट्रक्चर इसका न्यूक्लियस होता है, मल्टी लूप्ड होता है, ठीक है। और हमारे पास पर्पल कलर का हमारे पास जो है न्यूक्लियस जो है स्टेन होता है हमेशा मल्टी लूप, जिसकी 2 to 6 लूप्स होती हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लूप्स हैं। और हमारे पास लूप्स जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ बाय द क्रोमेटिन फिलामेंट्स और कैन बी सीन थ्रू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो पेल ब्लूइश इन कलर जो है हमारे पास होता है, ठीक है। फाइन पिन पॉइंट्स ग्रेन्यूल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। Take both has thick and basic stain and looks violet pink in color. काइनेटिक लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रोफिल रिलीज फ्रॉम द बोन मैरो इंटर इन द सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन जब ये सर्कुलेशन में होता है तो इसको हम सर्कुलेशन पूल्स का कहते हैं। और जब ये हमारे पास बोन मैरो या कहीं स्पेसिफिक साइट या टिश्यू में पहुंचता है तो हमारे पास ये मार्जिनल पूल की फॉर्मेशन करता है। हम देखते हैं ये क्या होता है। सर्कुलेशन 50% ऑफ द सेल्स विच आर सर्कुलेटिंग इन द ब्लड, उसको हम क्या कहते हैं, ये सर्कुलेटिंग पूल में है। और मार्जिनल पूल जो है, जबकि रेस्ट 50% जो सेल्स होते हैं रिमेन्स माइग्रेटेड एंड साइड लाइन होते हैं। मीन साइड लाइन मींस उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, सेव किया जाता है, उनको स्टोर किया जाता है और ये स्टिक कर जाते हैं आपके एंडोथेलियल सेल्स के अंदर। और क्लोज कैपिलरी वेन्यूल्स वगैरह के साथ भी होते हैं और साइनसाइड्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। और दे आर द रैपिड एक्सचेंज बिटवीन द टू पूल्स, और ये रैपिड एक्सचेंज कर सकते हैं आपके पास टू पूल्स, मतलब ये सर्कुलेटरी पूल के अंदर जाके और दोबारा से आपके पास मार्जिनल पूल के अंदर भी आ सकते हैं। तो मार्जिनल पूल आपके पास बेसिकली स्टोर्ड फॉर्म है जो कि टिश्यूज के अंदर मौजूद है और जो कि हमारे पास किसी भी टाइम आपके पास आ सकते हैं सर्कुलेशन में। और आपके पास जो है सर्कुलेटरी पूल वो पूल है जो कि हमारे पास कंसिडरिंगली आपके पास ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। ये दोनों पे अप्रोक्सीमेटली 50-50% होते हैं। अब फेट ऑफ न्यूट्रोफिल की अगर हम बात करें तो ग्रेनुलोसाइड प्रेजेंट इन द सर्कुलेशन फॉर 8 to 10 आवर्स। ये सिर्फ 8 to 10 आवर्स तक सर्कुलेशन में होते हैं। या तो उसके बाद ये हमारे पास वापस चले जाते हैं आपके मार्जिनल पूल के अंदर, या फिर ये जो है हमारे पास इनकी जो है कि अगर किसी इन्फेक्शन के साथ जो है हमारे पास हो गया इंट्रैक्शन हो गया तो इनकी स्पेसिफिकली डेथ भी हो जाती है। देन दे एंटर द टिश्यूज। जब ये हमारे पास 8 से 10 घंटे नॉर्मल प्रोसेस की अगर बात करें, 8 से 10 घंटे ये टिश्यू सर्कुलेशन में गुजारते हैं, फिर ये टिश्यूज में इंटर हो जाते हैं। आफ्टर माइग्रेशन इनटू द टिश्यूज दे नेवर रिटर्न टू द ब्लड स्ट्रीम। ये कभी भी ब्लड स्ट्रीम के अंदर मौजूद वापस नहीं आएंगे। इन द टिश्यू they are either destroyed during phagocytosis or due to the senescence after 4 to 5 days। senescence क्या है जी कि हमारे पास आफ्टर 4 to 5 days इनका लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाता है। और senescence जिस तरह से हमारे पास senescence क्या किसको कहते हैं, हम पतझड़ को बोलते हैं, जिसमें पत्ते झड़ते हैं ड्यूरिंग द ऑटम सीजन। तो उस तरह से इनकी ऑटोमेटिकली आफ्टर 4 to 5 days इनकी डेथ हो जाती है। तो द लाइफ स्पेन इन द टिश्यूज आपके पास न्यूट्रोफिल की 4 to 5 days है, जबकि इन द ब्लड स्ट्रीम आपके पास 8 to 10 आवर्स तक होती है। द डेड न्यूट्रोफिल्स आर टेकन अप बाय द मैक्रोफेजेस, और मैक्रोफेजेस जो हैं वो आपके पास जो है जाके फिर इनको फेगोसाइटोज कर लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स आर एलिमिनेटेड डेली बाय इंटेस्टाइन। आपके पास इंटेस्टाइन के अंदर भी न्यूट्रोफिल्स की एलिमिनेशन हो रही है और आपके पास फेस और रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस के अंदर भी इनकी हो रही है। और इस तरह से हमारे पास जो है न्यूट्रोफिल्स क्योंकि हमारे पास टिश्यूज के अंदर मौजूद हैं वहां प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आपके सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सेल्स हैं आपके जो है व्हाइट ब्लड सेल के। तो हमारे पास जो है इनकी कॉन्टिन्यूसली डेथ हो रही है ड्यूरिंग इंटेस्टाइन। भी हमारे पास प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं विद द डेंड्राइटिक सेल्स। और फिर कोई भी हमारे पास इन्वेडिंग माइक्रोब है तो वहां पे ये हमारे पास एंडोथेलियल सेल से बाहर निकलते हैं, उसके साथ फाइट करते हैं और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे होते हैं। All senile neutrophils are characterized by loss of motility, कि loss of motility हो जाती है। इस वजह से उनको जो है हमारे पास जो है senescence कर दिया जाता है। poorly stained granules, increased nuclear lobulation और easily breakability while during the blood smear होते हैं। तो इस तरह से हम उसको हमारे पास आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और उनकी इस वजह से हमारे पास एलिमिनेशन भी होती है। और उनके बेसिक फंक्शंस जो है हमारे पास फेगोसाइटोसिस हैं और रिएक्शन विद द इन्फ्लेमेशन है और हमारे पास फिब्राइल रिस्पॉन्स भी करते हैं। बेसिकली हमारे पास दो तरह के हमारे पास फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, मैक्रोफेगोसाइट्स होते हैं और एक माइक्रोफेगोसाइट्स होते हैं। तो मैक्रोफेगोसाइट्स जो हैं वो बेसिकली मैक्रोफेजेस हैं, जबकि हमारे पास जो माइक्रोफेगोसाइट्स हैं वो बेसिकली आपके न्यूट्रोफिल्स को कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे पास स्मॉल स्मॉल ईटिंग कर रहे होते हैं। दैट इज व्हाई दे आर टर्म्ड एज माइक्रोफेगोसाइट्स। और इसके अलावा ये हमारे पास इनके पास ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। तो ये समटाइम्स जो है हमारे पास फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं और बाय यूजिंग ग्रेन्यूल्स उनको हमारे पास माइक्रोब को किल करने का काम करते हैं। समटाइम ये अपने ग्रेन्यूल्स रिलीज करके
होकर भी हमारे पास इन्फ्लेमेशन के थ्रू जो हमारे पास रिएक्शंस क्रिएट कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं फेगोसाइटोसिस की, तो हमारे पास रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एनगल्फमेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉलिड पार्टिकुलेट मटेरियल बाय द सेल। और इसमें सबसे पहले हमारे पास कीमोटैक्सिस का प्रोसेस होगा। कीमोटैक्सिस में क्या होता है, स्पेसिफिक आपके पास कोई भी आपके केमिकल सिग्नल्स हैं वो आके इसको स्टिमुलेट करते हैं, उसके बाद इसके केमिकल सिग्नल की रिकग्निशन होती है, उसके साथ एंगेजमेंट होती है, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसकी इनगल्फमेंट कर दी जाती है। और जब इनगल्फमेंट होती है तो उसके बाद बाय द प्रोसेस यूजिंग द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द ग्रेन्यूल्स आर द इन द लाइसोजाइमल एंजाइम्स, इसकी डिग्रेडेशन कर दी जाती है। तो हमारे पास स्पेसिफिकली जब भी होगा प्रोसेस तो साइट ऑफ लोकेशन उसके ऊपर माइग्रेट किया जाएगा, इमिग्रेशन एंड डाइफोप्टिसिस होगा, फिर कीमोटैक्सिस होगा, उसके बाद अटैचमेंट स्टेज आ जाएगी, उसके बाद इनगल्फमेंट स्टेज होगी, फिर डीग्रेनुलेशन होगी और फाइनली द किलिंग ऑफ द डिग्रेडेशन स्टेज हो जाएगी। और इस पूरे प्रोसेस फेगोसाइटोसिस को अगर हम देखें तो माइक्रोब आर द पार्टिकल जो है वो जब भी आएगा तो उसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसके बाद उसकी अटैचमेंट होगी, उसके बाद उसको इनगल्फ किया जाएगा, फिर फेगोसोम की फॉर्मेशन होगी। फेगोसोम क्या होता है, जिसमें हमारे पास इसको वेसिकल के अंदर बाउंड किया जाता है इसको, ताकि हमारे पास सेल को डैमेज ना दे सके। फिर लाइसोसोम जो है उसके साथ बाइंड हो जाता है और फेगोलाइसोसोम की फॉर्मेशन हो जाती है, और उसके अंदर लाइसोसोम के जितने भी एंजाइम्स हैं वो पर्टिकुलरली माइक्रोब को डाइजेस्ट कर लेते हैं। और फाइनली आपके पास इनडाइजेस्टेबल मटेरियल जो है होता है अगर, तो उसको हमारे पास स्क्रीट आउट कर दिया जाता है, डिस्चार्ज ऑफ द वेस्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक चीज आपको याद रखनी है कि आपके पास ये एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स नहीं होते आपके न्यूट्रोफिल्स। दैट इज वाई कि ये आपके पास जाके स्पेसिफिकली उनको एंटीजन्स को प्रेजेंट नहीं करेंगे, आपके टी लिम्फोसाइट्स को या फिर आपके मेमोरी टी सेल्स को, ठीक है। और जबकि मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम कर रहे होते हैं। सो दैट इज वाई कि वो इनगल्फ करने के बाद, उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद उसके एंटीजन्स को अपनी सरफेस पे प्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद वो हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ट्रेवल करते हुए आपके पहुंच जाते हैं कहाँ पे, आपके बिल्कुल टी लिम्फोसाइट्स के पास। वहां पे टी मेमोरी सेल्स होते हैं, उनको जो है जाकर प्रेजेंट किया जाता है उन एंटीजन्स को, और फिर उसके बाद सारा प्रोसेस वो फिर इनिशिएट करते हैं कौन, आपके टी लिम्फोसाइट्स। फर्दर इसिनोफिल्स की तरफ अगर मूव करें हम, तो इसिनोफिल्स क्या हैं जी, हमारे पास 10 to 14 माइक्रोमीटर डायमीटर होते हैं, पर्पल कलर के होते हैं, बाइल्यूड होते हैं 85% और ट्राइल्यूड 15% होते हैं बेसिकली, ठीक है। मतलब 15% जो है इसिनोफिल्स वो ट्राइल्यूड होते हैं, 85% जो होते हैं आपके पास बाइल्यूड होते हैं। साइटोप्लाज्म लुक्स स्पेक्टेकल इन शेप के, उनके अंदर जो है हमारे पास जो है साइटोप्लाज्म जो है वो ग्लासेस की तरह का साइटोप्लाज्म के अंदर दिख रहा होता है। एसिडोफिलिक एंड अपीयर ब्राइट पिंक इन कलर, ठीक है। पिंक कलर का आपके पास साइटोप्लाज्म देख सकते हैं, पर्पल कलर का, डार्क पर्पल कलर का आपके पास, या ब्लूइश पर्पल कलर का आपके पास यहाँ पे इसका न्यूक्लियस देखा जा सकता है। ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि हमारे पास स्पेसिफिकली ब्राइट पिंक कलर के हमारे पास अपीयर हो रहे होते हैं, और पॉजिटिव टेस्ट देते हैं आपके पेरोक्सीडेज के लिए। और हिस्टामीन यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास कंपाउंड रिलीज कर रहे होते हैं। हिस्टामीन बेसिकली क्या है कि ये हमारे पास इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है, जहाँ पे भी हमारे पास अगर ये जाते हैं, इन्होंने डिटेक्ट किया है आपके पास किसी पैथोजन को, तो ये वहाँ पे हिस्टामीन की सिक्रीशन करना शुरू कर देते हैं along with their granules। और हिस्टामीन क्या करता है, ये हमारे पास एक सायरन का काम कर रहा होता है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स। और वहां से ये जब तक हिस्टामीन मौजूद रहेगा तब तक जो है आपके पास जो है इन्फ्लेमेशन के लिए वहां पे व्हाइट ब्लड सेल्स आएंगे, वहां फाइट करते रहेंगे, और मोस्टली एलर्जिक कंडीशंस भी इसी वजह से काज होती हैं। और इसी वजह से एंटी एलर्जिक अगर आप ड्रग्स देखें तो उनके ऊपर एंटी हिस्टामीन ड्रग्स लिखा होता है, एंटी हिस्टामीन लिखा होता है। एंटी हिस्टामीन का मतलब क्या है कि वो सप्रेस करती हैं जाके हिस्टामीन को, और जब वो हिस्टामीन को सप्रेस कर देती हैं तो आपके पास क्या होता है, हिस्टामीन के बंद होने की वजह से, ये खत्म होने की वजह से या इनहिबिट होने की वजह से आपके पास जो है व्हाइट ब्लड सेल्स के बाकी सेल्स की उनकी इनएक्टिवेशन होना शुरू हो जाती है, और वो हमारे पास फिर फर्दर रिस्पांस आपके पास नहीं दे पाते हैं। अगर फंक्शंस की तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास इसका बेसिक प्रोसेस क्या है, फेगोसाइटोसिस है, और ये मोस्टली आपके पास वर्क कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द पैरासिटिक इन्फेक्शन, लार्वासाइडल इन्फेक्शंस हैं के दौरान ये काम करते हैं। और पॉलीपेप्टाइड्स वैसे ये रिलीज कर रहे होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर, एसिनोफिलिक कैटायनिक प्रोटीन्स रिलीज करते हैं, एसिनोफिलिक पेरोक्सीडेज रिलीज करते हैं, और बेसिकली हमारे पास जो है उनको किल करने का काम करते हैं। और रोल इनका क्या है एलर्जिक रिएक्शंस में, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, रोल इनका इम्यूनिटी में भी है। बेसोफिल की अगर हम बात करें तो बेसोफिल जो है 10 to 14 माइक्रोमीटर डायमीटर है, इरेगुलर न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद होता है, बाइल्यूड और ट्राइल्यूड होते हैं, और बाउंड्री जो इनकी क्लियरली जो हमारे पास डिफाइन नहीं होती, और बिकॉज ऑफ द ओवर क्राउडिंग विद द कोर्स ग्रेन्यूल्स, इस वजह से इनको जो है हमारे पास इनकी जो है बाउंड्री जो है स्पेसिफिकली डिफाइंड नहीं है।
साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो बेसोफिलिक एंड अपीयर ब्लू है और फुल ऑफ ग्रेन्यूल्स होते हैं, कंटेन हेपरिन, हिस्टामिन एंड 5-HT। अब ये यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एक है जी हेपरिन, दूसरा आपके पास हिस्टामिन है। तो हेपरिन जो होता है वो स्पेसिफिकली आपके पास जो है एंटीकोगुलेशन इफेक्ट कर रहा होता है। जब भी हमारे पास किसी साइट ऑफ इन्फेक्शन पे, क्योंकि क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, आपके सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा पहुंच जाते हैं, तो हमारे पास वहां पे हिस्टामिन, हेपरिन का रिलीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हेपरिन नहीं हो ये तो क्राउडिंग की वजह से वहां पे ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो सकती है, और हेपरिन इस वजह से रिलीज किया जाता है बाय द बेसोफिल, ताकि वहां पे मौजूद जितने भी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो किसी तरह से भी क्लॉटिंग वगैरह के फैक्टर में इन्वॉल्व ना हो, ब्लड क्लॉट ना बन जाए। और हिस्टामिन जो है वो हमारे पास अगेन से, जैसे हम डिस्कस कर चुका हूँ जी, कि इन्फ्लेमेटरी सिग्नल का काम कर रहा होता है। और हमारे पास अगर बात करें तो इसके फंक्शन जो हैं वो फाइगोसाइटोसिस हैं, रोल इन एलर्जिक कंडीशंस हैं, और रोल इन प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ द एलर्जिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस हैं, रिलीज ऑफ हेपरिन इसका इंपॉर्टेंट रोल है, जिसकी वजह से आपका ब्लड जो है वो कंप्लीटली जो है हमारे पास कभी भी क्लॉट फॉर्मेशन में नहीं जाता। लिम्फोसाइट्स की अगर फाइनली हम बात करते हैं तो लिम्फोसाइट्स की मॉर्फोलॉजी 12 टू 16 माइक्रोमीटर है, लार्ज इन साइज होते हैं, 7 टू 10 माइक्रोमीटर जो है वो स्मॉल लिम्फोसाइट्स का साइज होता है। न्यूक्लियस जो होता है इनका लार्ज राउंडेड साइज होता है, जबकि सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है इनके अंदर, विच इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली फिल्ड, जो कंप्लीटली फिल्ड है। सेल की अगर बात करें, स्टैनिंग इसकी करेंगे तो ब्लू वेरी डीपली हमारे पास ये कलर दे रहा होता है, और इंक स्पॉट जो है हमारे पास अपीयरेंस आती है एट द न्यूक्लियस, जहां पे न्यूक्लियस आपके पास मौजूद होता है। इंक स्पॉट का मतलब ये कहीं पे इंक गिर जाना, तो उस तरह का स्पॉट आपके पास देखा जा सकता है। और हमारे पास क्रोमेटिन क्लम्प्स होता है और शेपलेस होता है। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो स्कैनिटी होती है, मीन इजीली देखा जा सकता है, और क्रिसेंट लाइट ब्लू कलर देर होता है अराउंड द न्यूक्लियस, डज नॉट कंटेन विजिबल ग्रेन्यूल्स, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स स्पेसिफिकली नहीं होती क्योंकि ये ग्रेन्युलोसाइट है। और इसकी स्पेसिफिक सब टाइप्स हैं, जैसे कि बी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स। अब बी लिम्फोसाइट्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये प्रोसेस होते हैं बोन मैरो के अंदर, ह्यूमरल इम्यूनिटी में इन्वॉल्व हैं। टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये प्रोसेस होते हैं आपके थाइमस के अंदर, और आपके सेलुलर इम्यूनिटी के अंदर ये इन्वॉल्व हैं। और आपके जो है एनके सेल्स हैं, आपकी एडीसीसी जिसको हम बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी, आपके उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। काइनेटिक लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो बी एंड टी लिम्फोसाइट इंटर इनटू द सर्कुलेशन, रिमेन इन सर्कुलेशन फॉर फ्यू आवर्स, और उसके बाद क्या हो जाता है, लीक आउट टू द वेन्यूल्स, और वेन्यूल से लीक आउट हो जाते हैं और सेटल इन द पेरिफेरल लिम्फाइड टिश्यूज, और लिम्फाइड टिश्यूज में पहुंच जाते हैं जहां पे ये लिम्फेटिक नोड्स के अंदर रिजाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, सिंपली आप कह सकते हो जी कि ये हमारे पास बोन मैरो से आपके सर्कुलेशन में आए, कुछ टाइम गुजारने के बाद ये आपके पास सिंपली लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास इसके बाद अगर लिम्फेटिक पेरिफेरल सिस्टम की टिश्यूज की बात करें तो लिम्फ नोड्स हैं, स्प्लीन के अंदर ये रिजाइड कर सकते हैं, गार्ड जिसको हम बोलते हैं गट एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यूज, ये उनके अंदर भी हमारे पास रिजाइड कर सकते हैं। एट एनी गिवन टाइम ओनली 2% ऑफ द बॉडी लिम्फोसाइट्स आर इन द पर लिम्फाइड टिश्यूज, तो हमारे पास सिर्फ 2% ऑफ द बॉडी लिम्फोसाइट्स हैं जो कि हमारे पास लिम्फाइड टिश्यूज के अंदर मौजूद हैं। सम लिम्फोसाइट्स री एंटर इन द सर्कुलेशन थ्रू द लिम्फेटिक ड्रेनिंग दी पर लिम्फाइड टिश्यूज, कुछ हमारे पास जो है लिम्फोसाइट्स जो है दोबारा से आपकी सर्कुलेशन के अंदर आ जाते हैं थ्रू द ड्रेनिंग एंड रिसर्कुलेट्स फॉर द मंथ्स टू ईयर्स। और ये हमारे पास लाजमी नहीं है कि वो सिर्फ ड्रेनिंग की वजह से, ड्रेनिंग हमारे पास ये होता है लीकेज वायरस के थ्रू भी आ सकते हैं, मगर क्या है कि हमारे पास सम टाइम ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन जो है जो ये हैविली हमारे पास मूव करते हैं टू द सर्कुलेशन फॉर टू टारगेट द इन्फेक्शंस। फंक्शंस की अगर हम बात करें, बी लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं सबसे पहले, तो प्लाज्मा सेल्स आर द रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमरल इम्यूनिटी, आल्सो कॉल्ड द एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एएमआई भी इसको कहा जाता है। तो एंटीबॉडी जितनी भी आपकी वो बी लिम्फोसाइट्स आपको प्रोड्यूस करेंगे। टी लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करेंगे, रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेलुलर इम्यूनिटी, आल्सो कॉल्ड द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और टी सेल इम्यूनिटी। अब दोनों में डिफरेंस है। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या है जी कि हमारे पास ये स्पेसिफिकली जाके एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं आपके टारगेट साइट के ऊपर, और एंटीबॉडीज फर्दर काम कर रही होती हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट सेल्स जो हैं ये हमारे पास स्पेसिफिकली एक्टिवेशन ऑफ द बी लिम्फोसाइट्स में इन्वॉल्व होते हैं, और हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ द एंटीजेंस के में भी इन्वॉल्व होती हैं। दैट इज व्हाई कि इसकी सब टाइप है आपके पास टी मेमोरी सेल्स जो कि हमारे पास रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और वो एक्टिवेशन ऑफ द बी लिम्फोसाइट्स में इन्वॉल्व होते हैं। जब वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, वो एक्टिवेट करते हैं बी लिम्फोसाइट्स को कि आप स्पेसिफिक एंटीबॉडीज रिलीज करो, और वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज फिर आपके पास फर्दर आगे जाके काम कर रही होती हैं। मोनोसाइट्स की अगर फाइनली बात करते हैं, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस रहेंगे, तो हमारे पास लार्जेस्ट अमाउंट है अबाउट लार्जेस्ट अमाउंट में हमारे पास इसकी बात की जाए तो हमारे पास 12 to 20 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। न्यूक्लियस इनका लार्ज
लार्ज होता है और सिंगल होता है और प्रेजेंट ऑन द वन साइड लाइक द हॉर्स शू शेप या किडनी शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है। साइटोप्लाज्म में बर्नेट फॉर्म मौजूद होता है, पेल ब्लू और यूजुअली क्लियर, कोई भी ग्रेन्यूल्स इसके अंदर नहीं होते। डस्ट लाइक ग्रेन्यूल्स जिनको हमारे पास एज़रो ग्रेन्यूल्स कहा जाता है, मगर वो बहुत कम होते हैं जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर इसकी लाइफ साइकिल या काइनेटिक्स की बात करें तो हमारे पास आफ्टर रिलीज फ्रॉम द बोन मैरो दे रिमेन इन द सर्कुलेशन फॉर 10 to 20 आवर्स, अप टू 40 आवर्स तक रहते हैं और उसके बाद ये लीव कर जाते हैं सर्कुलेशन को और इंटर हो जाते हैं आपके एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यूज के अंदर और वहां पे जाके ये कन्वर्ट होते हैं जिनको हमारे पास ग्रेनुलो मैक्रोफेज हमारे पास मैचुरेशन फेज कहा जाता है और ये मैक्रोफेज की डेवलपमेंट करते हैं और टिश्यूज दे कैन लिव फॉर मंथ्स टू ईयर, और टिश्यूज के अंदर ये मंथ्स टू ईयर्स तक भी आपके पास रह रहे होते हैं। रोल अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये फेगोसाइटोसिस मिलकर कर रहे होते हैं। रोल इन द ट्यूमर इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स जो हैं मिलकर किल करते हैं आपके ट्यूमर सेल्स को। और हमारे पास अगर बात करें सेंसेस ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंस भी ये कर रहे होते हैं। तो समरी की तरफ अगर हम आए तो न्यूट्रोफिल्स जो हैं स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होते हैं इनके पास, मॉडिफाइड लाइसोसोम होता है, फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया वगैरह और अदर माइक्रोब्स कर रहे होते हैं। सिनोफिल्स स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स हैं, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उनके पास और पैरासाइट हेल्मिंथीज और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस में इनका रोल होता है, मगर मेजर रोल इनका जो है अगेंस्ट द लार्वास और इनफेक्ट अगेंस्ट द पैरासाइट्स और होता है जिसमें हेल्मिंथीज कहा जाता है, देखा जाता है। बेसोफिल्स की अगर हम बात करें स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, हिस्टामिन हेपरिन इनके पास स्पेसिफिकली प्रोड्यूस कर होते हैं और इसका जो है इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर का रोल होता है और ये हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट करने में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बी लिम्फोसाइट हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन है और प्लाज्मा सेल प्रोडक्शन करता है और हमारे पास जो है एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन कर रहा है। टी लिम्फोसाइट कंट्रोल ऑफ द एक्टिविटी ऑफ अदर ल्यूकोसाइट्स, जिसमें हम बात कर रहे हैं किलिंग ऑफ द वायरसेस इन्फेक्टेड सेल्स की भी कर जाता है बाय यूजिंग इंटरल्यूकिन्स, ठीक है। और एन के सेल्स जिनको नेचुरल किलर सेल्स ये हमारे पास लिम्फोसाइट्स की टाइप आ जाती है, अटैक करते हैं वायरस से अफेक्टेड सेल्स को और कैंसर सेल्स को विदाउट प्रीवियस स्टिमुलेशन उनको बहर बताए और किल कर देते हैं ट्यूमर सेल्स को और वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को। अब इसी तरह से होता है कि जब आपके पास HIV जो हमारे पास काज हो रहा है उसमें हमारे पास इम्यूनिटी क्यों इस वजह से हमारे पास कंप्रोमाइज हो जाती है कि वो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर होता है और आपके ही व्हाइट ब्लड सेल अपने ही व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक करके उनको किल कर देते हैं। आपकी व्हाइट ब्लड सेल काउंट जैसे कम होता है तो आपके पास क्या हो रहा है, आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। दूसरी तरफ आपका वायरस भी आपके पास आपके व्हाइट ब्लड सेल ड्यूरिंग द लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल यूज करते हुए वो डिस्ट्रॉय कर रहा होता है तो आपकी इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द व्हाइट ब्लड सेल टॉपिक। होप सो कि आपने इसको अच्छे से समझोगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।